हेलो डियर फ्रेंड्स, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन देख रहे हैं कुछ एक स्पेशल आपके लिए क्या लाए हैं सेशन। छोटा सा सेशन जरूर छोटा है, लेकिन जो उसके अंदर कंसेप्ट और नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जैसा आप देख रहे होंगे, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है अनिर्धारियता, यानी कि इनडिटर्मिनेसी। अब इनडिटर्मिनेसी या अनिर्धारियता क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। प्रकार जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो है हमारा स्थैतिक अनिर्धारियता के बारे में, यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के बारे में। इसे पढ़ने से पहले कुछ हमारे को चीज़ें देखनी पड़ती हैं, यानी कि एक संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं। अगर उसके एलिमेंट्स की बात करूं तो मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आ सकते हैं। तो किसी संरचना में या तो होते हैं अवयव, या तो अवयव होते हैं सदस्यों के रूप में, या फिर मेरे पास होते हैं जोड़ वहां पर। तो संरचना के अंदर यदि अवयव जुड़ रहे हैं तो उनके अनुप्रस्थ काट की आकृति के अनुसार कुछ अवयव मेरे को दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एंगल हो सकता है, चैनल हो सकता है, वृत्ताकार, आई अनुभाग या आयताकार। अब इनका इस्तेमाल धरण की तरह किया जा रहा है, यानी कि बीम की तरह या फिर स्तंभ की तरह किया जा रहा है, वो तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन इन्हीं का ही इस्तेमाल धरण और स्तंभ के रूप में करके हम क्या करते हैं, एक संरचना को बनाते हैं। जब भी मैं संरचना की बात करता हूँ तो संरचना में मैं क्या लूंगा, एक छोटा सा पिंड लेता हूं। अब जैसे मैंने वहां पर क्या लिया था, आयताकार अनुभाग का, यानी कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। इसमें मैंने क्या लगाना शुरू किया, एक सिरा जो है उसको आबद्ध कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी कि जैसे दीवार के अंदर मैंने इसे जड़ दिया है। तो ये सिरा क्या कहलाता है, इसका आबद्ध सिरा कहलाता है। आबद्ध सिरे पर दूसरे को यदि मैं रख दूं मुक्त, तो इस प्रकार की धरण जो बीम होती है अपनी, उसका नाम होता है मेरी बाहु धरण, यानी कि कैंटिलीवर बीम। ये धरण आपको जरूर यहां पर दिखाई दे रही होगी, जो कि मेरी क्या है, बाहु धरण या फिर कैंटिलीवर बीम है। अब ये कैंटिलीवर बीम वास्तविक में तो ऐसी दिखाई देती है, लेकिन जब हम प्रश्नों को हल करते हैं विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए, तब हम बनाते हैं उसका आदर्श मॉडल, उसका आइडलाइज मॉडल बनाते हैं। कि हम क्या करते हैं, उसकी जो थिकनेस होती है, जो चौड़ाई होती है, उसको बहुत नगण्य मान लेते हैं, इस प्रकार का मॉडल बनाते हैं। तो वास्तव में तो ऐसी दिखाई देती है कि धरण दीवार के अंदर जड़ी हुई है, लेकिन उसमें आबद्ध सिरा जो है यहाँ पर इस प्रकार से मुझे दिखाया जाता है एक आदर्श मॉडल के रूप में। और यही धरण मेरी क्या कहलाती है, बाहु धरण या फिर कैंटिलीवर धरण कहलाती है। अब धरण के अंदर मेरे पास क्या लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आलम्ब आपको दिखाई देंगे। इस धरण के ऊपर जैसे ही मैंने बाह्य बल लगाया, क्या लगाया, बाह्य बल, और बाह्य बल की दिशा देखना कैसी है, थोड़ी सी तिरछी है, इंक्लाइंड है। कारण है उसका बलों के प्रकार के ऊपर, बलों के प्रकार जैसे जनरल लोडिंग और मेरी वर्टिकल लोडिंग, इनके बारे में भी आने वाले समय में हम जरूर समझेंगे। तो मैंने बाह्य बल लगाया। अब जैसे ही बाह्य बल लगाता हूं तो न्यूटन के तीसरे नियम अनुसार मेरे पास क्या बोला जाता है कि प्रत्येक बल की अगर गति का अवरोध करवाना है, यदि किसी पिंड में, धरण में, बीम में, संरचना में, स्ट्रक्चर के अंदर, ये मेरी बिल्डिंग में, एज ए सिविल इंजीनियर मैं क्या चाहता हूं कि संरचना वहीं रुकी रहे, गति ना करे, तो उस गति के लिए अवरोध उत्पन्न करना है। तो उस अवरोध के लिए आती है बराबर मान की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। तो यहां पर मेरे पास द्विविमीय समतल के लिए, 2D प्लेन के लिए मेरे पास क्या आएंगी, कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी। और प्रतिक्रियाएं कहां पर आती हैं, यहां पर आलंबों पर। ये जो फिक्स सपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, आबद्ध आलंब दिखाई दे रहा है, यहां पर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। कौन कौन सी, मेरे पास एक तो आती है ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया, एक मेरे पास आती है क्षैतिज प्रतिक्रिया, और एक मेरे पास आती है आघूर्ण की प्रतिक्रिया। तो यहां पर मुझे देखने को मिलता है कि इस धरण के ऊपर, बाहु धरण कैंटिलीवर के ऊपर 3 प्रतिक्रियाएं मेरे को देखने को मिली हैं। कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं, तो बात करता हूं मैं ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा आघूर्ण की प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रियाएं ही हमें हल करनी होती है कि इन प्रतिक्रियाओं का मान कितना है। यही संरचनाओं का सिद्धांत है, यही संरचना विश्लेषण, यही स्ट्रक्चर एनालिसिस कहलाता है। बस इन्हीं प्रतिक्रियाओं का मान हम अक्षीय बल के रूप में, या फिर अपरूपण बल यानी कि हमारे शीयर फोर्स के रूप में, या फिर बंकन आघूर्ण यानी कि बेंडिंग मोमेंट के रूप में ज्ञात करते हैं। तो यही एसएफडी बीएमडी बनकर हमारे पास विश्लेषण करके हम इन प्रश्नों का हल कर लेते हैं। यही संरचना विश्लेषण का वास्तविक अर्थ है। अब ये मेरे पास क्या था, यहां पर एक आलंब वर्ड मेरे पास आ गया, आलंब शब्द, जो कि सपोर्ट को बताता है। जो कि सपोर्ट यानी कि इस धरण को रोके रखने के लिए, इस धरण को इस स्थान पर रोके रखने के लिए यदि इसके ऊपर कोई बाह्य बल लगा, गति ना हो, तो ये आलंब ही क्या करता है, यहां पर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, जो क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और आपको दिखाई दे रही है आघूर्ण की। तो जब भी आबद्ध आलंब की बात करूंगा तो 3 प्रतिक्रियाएं मेरे पास आएंगी, कौन सी, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और आघूर्ण की। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं यहां पर एक अन्य धरण की, तो मैंने वापस क्या लिया, एक धरण ली है, ठीक है, एक मैंने क्या ली है, धरण ली है,
और प्रश्न आपके लिए ये भी है कि धरण की परिभाषा क्या होती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि देखते हैं धरण की वास्तविक परिभाषा बता पाते हैं कि नहीं। तो मैंने एक धरण ली है, इस धरण के ऊपर मैंने क्या लगा दिया कि आप देखेंगे कि एक सिरे के ऊपर मैंने यहाँ पर बेलनाकार आलंब यानी कि रोलर सपोर्ट लगा दिया, और वैसे ही दूसरे सिरे के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर कब्जेदार आलंब यानी कि हिंज सपोर्ट लगा दिया। तो इस प्रकार की जो धरण होती है उसे हम बोलते हैं सरल समर्थी धरण, शुद्धालंबित धरण, अर्थात हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम, जो कि बहुत पॉपुलर भी है। सारे विश्लेषण हम करते हैं आरसीसी वगैरह में, हम कैसे मानकर करते हैं, सिंपली सपोर्टेड शुद्धालंबित मानते हुए, है ना। अब इस प्रकार की धरण में आप देखोगे आलंब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है मेरे पास बेलनाकार, एक है मेरे पास यहाँ पर हिंजित आलंब, कब्जेदार आलंब। तो इसका भी आदर्श मॉडल बनाऊं तो कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का। यदि मैंने जैसे ही बाह्य बल लगाया, क्योंकि प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए बाह्य बल आवश्यक है, यदि मैं इसमें पूछता कि इस स्थिति में यहाँ पर मेरे पास प्रतिक्रियाओं की संख्या कितनी है, उनका मान कितना है, तो मैं कहता 0 है। प्रतिक्रियाएं कब आएंगी, जब इसके ऊपर बाह्य बल लगेगा, और जैसे बाह्य बल लगा तो बाह्य बल लगने से आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्या आएंगे, आदर्श मॉडल बनाने पर ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रियाएं मेरे पास आ जाती हैं, यहाँ पर आघूर्ण की प्रतिक्रियाएं ऊर्ध्वाधर, उसके साथ साथ क्षैतिज प्रतिक्रियाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, आपको क्या दिखाई देंगी, यहाँ पर क्षैतिज प्रतिक्रियाएं लगती हुई दिखेंगी, और क्षैतिज के साथ साथ मेरे पास क्या आती हैं, आघूर्ण की प्रतिक्रियाएं यहाँ नहीं आती, क्योंकि आलंब कैसे हैं, आलंब ये हिंजित यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चाहे बेलनाकार है, यहाँ पर भी आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता। तो केवल 3 प्रतिक्रियाएं यहाँ देखने को मिली, सरल समर्थित धरण में, सरल आलंबित में, और केवल 3 प्रतिक्रिया बाहुधरण यानी कि कैंटिलीवर में भी। तो कुछ इन 3 का कुछ खास विशेष यहाँ पर योगदान है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल है, इन 3 का भी योगदान है। देखना कैसे योगदान है। एक अन्य प्रकार की धरण बनाऊंगा, धरण में आपको दिखाई दे रही होगी, एक सिरा फिर से मैंने क्या कर दिया, इसका आबद्ध कर दिया, फिक्स सपोर्ट कर दी। आबद्ध करने के बाद दूसरे सिरे के ऊपर अब मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर बेलनाकार या फिर रोलर सपोर्ट लगा दिया। बेलनाकार आलंब, रोलर आलंब मैंने लगाया है यहाँ पर। जैसे ही आप देखेंगे तो इस धरण का नाम बन जाता है मेरे पास प्रास बाहुधर, प्रोप्ट कैंटिलीवर कहलाती है। ये भी बहुत ही फेमस है, जितने भी आपके छज्जे वगैरह देखते हो आप, कैंटिलीवर, पोर्च देखते हो, सारे प्रास बाहुधरण की तरह विश्लेषण करके बनाए जाते हैं। इसका भी आप यहाँ पर देखेंगे यदि आदर्श मॉडल, तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। आदर्श मॉडल कुछ नहीं है, यहाँ पर जो चौड़ाई होती है उसको कम कर दिया जाता है, यानी कि एक दिशा की विमाएं, एक दिशा की लंबाइयों को बड़ा रख के बाकी सबको नगण्य मान लिया जाता है, ताकि विश्लेषण करना थोड़ा सा आसान हो सके। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ, जैसे ही मैं क्या लगाऊंगा, इस आदर्श मॉडल के ऊपर बाह्य बल लगाता, तो बाह्य बल के फलस्वरूप मेरे पास क्या क्या उत्पन्न होंगे, मेरे पास यहाँ पर ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है, मेरे पास क्या उत्पन्न हो सकती है, क्षैतिज प्रतिक्रिया। लेकिन क्षैतिज प्रतिक्रियाओं को नोटिस करोगे कहां से आई हैं, क्षैतिज प्रतिक्रिया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आई है यहां पर आबद्ध आलंब के ऊपर, फिक्स सपोर्ट के ऊपर। बेलनाकार के ऊपर क्षैतिज नहीं आती, क्योंकि बेलनाकार में टायर की तरह काम कर रहा है, इसे खींचोगे तो खिंचता हुआ कहीं दूर चला जाएगा। ये यदि इसे खींचेंगे, बल लगाएंगे, तो ये आलंब खिंचता हुआ कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन वो दीवार में जड़ा हुआ वहां पर आलंब की तरह व्यवहार करता है, उसे खींचोगे तो वो कहीं भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से फिर से मुझे देखने पर प्रतिक्रियाएं दिखेंगी। अभी तक कितनी आ चुकी हैं, अभी तक प्रतिक्रिया आप देखोगे कुल 3 आ चुकी हैं। बाह्य बल, कुछ तिरछा बल, इंक्लाइन बल लगाया, जिसे जनरल लोडिंग भी कहते हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। चौथी देखना प्रतिक्रिया कहां पर आ गई, मेरे पास एक आघूर्ण की आबद्ध आलंब पर आ गई, यानी कि हमें पता लगा यहाँ पर कि एक आबद्ध आलंब पर 3 प्रतिक्रियाएं आती हैं। उसके साथ साथ रोलर आलंब पर मेरे पास एक ही प्रतिक्रिया आती है ऊर्ध्वाधर की, और मेरे पास हिंजित आलंब पर 2 प्रतिक्रियाएं आ सकती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज की। ये सारा का सारा हमने यहाँ पर विश्लेषण के साथ में देख लिया। तो मैं आपको आलंबों के प्रकार भी बता रहा हूँ, आलंबों के प्रकार के साथ साथ कौन से आलंब का क्या नाम होता है, किस आलंब पर कितनी प्रतिक्रियाओं की संख्या आती है, वो भी हम देख रहे हैं। अब प्रश्न ये था कि मेरे पास स्थैतिक अनिर्धारता यानी कि इनडिटर्मिनेसी क्या होती है। तो फिर से उदाहरण में समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या ले ली, मेरी एक प्रास बाहुधरण ली है, यानी कि प्रोप्ट कैंटिलीवर ली है। क्योंकि कैंटिलीवर यानी कि बाहुधरण हमारे पास क्या होती है, एक मेरे पास स्थैतिक निर्धारता वाली यानी कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट मेरे पास स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। स्थैतिकता निर्धारित संरचना होती है, यानी कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट होती है, जिसका अर्थ ये होता है कि यदि केवल 3 मेरे पास यहाँ पर प्रतिक्रिया बल लगे होते, केवल 3, इसको एक बार भूल जाइए, इस वाले आलंब को भूल जाइए, बेलनाकार को, तो केवल यदि मेरे पास 3 यहाँ पर प्रतिक्रिया बल लगे होते, तो उन 3 प्रतिक्रिया बलों को मैं यहाँ पर 3 समीकरणों से
तीन साम्यावस्था की समीकरण है, जो सभी क्षैतिज बलों का बीजीय योग 0, सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग 0 और सभी आघूर्णों का बीजीय योग 0, इनके तीन समीकरणों की मदद से हल कर पाता। क्योंकि बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि जितनी समीकरणें उतने ही अज्ञातों को हल किया जा सकता है। तो मेरे पास तीन साम्यावस्था की समीकरण है, तो तीन अज्ञात बलों को तो ज्ञात कर लिया, लेकिन प्रास बाहुधरण में मेरे पास लगा हुआ है एक बेलनाकार आलंब रोलर सपोर्ट, जो कि मेरे को ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या देता है, एक प्रतिक्रिया देता है। अब तीन के बजाय कितनी होगी, 4 हो गई। पहले जब तक यहां पर ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया नहीं लग रही तब तक तो स्थैतिकता निर्धारित है, और जैसे ही यहां पर ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया आ जाती है, यानी कि चौथा अतिरिक्त अज्ञात बल आ गया, यहां पर क्या है, चौथा अतिरिक्त अज्ञात बल आ गया। चौथा अतिरिक्त अज्ञात बल आते ही संरचना क्या बनी, स्थैतिकता अनिर्धारित। क्या बनी, स्थैतिकता अनिर्धारित, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। और ये चौथा अतिरिक्त अज्ञात बल को हल करने के लिए अतिरिक्त एक समीकरण की आवश्यकता है। ये एक समीकरण की आवश्यकता ही हमारे पास क्या कहलाती है, स्थैतिक अनिर्धारिता की डिग्री कहलाती है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कहलाती है। लगा लो सूत्र, यहां पे पता लग जाएगा कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक ही आएगी इधर। तो प्रश्न में पता लगा हमें देखकर कि कौन सी प्रतिक्रिया है, मेरे पास कौन सी प्रतिक्रिया है जो अतिरिक्त अज्ञात बल का काम करती है। मैंने इसे माना है ऊर्ध्वाधर वाली, यहां पर प्रास बाहुधरण में एक बेलनाकार रोलर सपोर्ट के ऊपर। तो इसने इसको क्या बना दिया, स्थैतिकता अनिर्धारित बना दिया। तो स्थैतिकता अनिर्धारित संरचना क्या होती है, ये एक स्थैतिकता निर्धारित संरचना स्टैटिकल डिटरमिनेट के अंदर यदि आप अतिरिक्त सपोर्ट लगा दोगे, अतिरिक्त आलंब लगा दोगे, अतिरिक्त अवरोधों को उत्पन्न कर दोगे, अतिरिक्त अज्ञात बलों की वाली प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर दोगे, वही उसे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट यानी कि स्थैतिक अनिर्धार्य संरचना बना देती है। तो आपको स्थैतिक अनिर्धारता की यहाँ पर जो परिभाषा है उसका वास्तविक जो मतलब है वो समझ में आ चुका होगा। अब प्रश्न मेरे पास आपके लिए ये है कि स्थैतिक अनिर्धारता की जब हम गणना करते हैं, यानी कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की गणना करते हैं, तो एक और मेरे पास जब धरण आएगी जो कि कैसी है, अनिकालम धरण, सतत धरण या फिर कंटिन्यूअस बीम। क्या नाम है, कंटिन्यूअस बीम। तो इस धरण में मैंने क्या लगाया है, कुछ बाह्य बल लगाया लेकिन ऊर्ध्वाधर बल मैंने लगाया, बाह्य बल लेकिन ऊर्ध्वाधर लगाया है। उसके लिए प्रतिक्रिया कुछ मुझे दिखाई दे रही है, प्रतिक्रियाओं की संख्या भी बना दी मैंने, ऊर्ध्वाधर बल भी लगा दिए। तो प्रश्न आपके लिए ये है कि इसमें स्थैतिक अनिर्धारता की डिग्री की गणना करके मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। हम इसे भी हल कर लेंगे। मैंने अर्थ आपको बता दिया, बाह्य बल लगा दिया और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी लगा दी। तो जरा गणना करके बताइए। अब कुछ विशेष सूचना कि आपको ये सेशन पूरा अच्छे से पसंद आया होगा, ये टॉपिक छोटा सा समझ में आ गया होगा कि स्थैतिक अनिर्धारता का अर्थ क्या है। अब यदि आप हिंदी माध्यम में देखेंगे तो हिंदी माध्यम में एक विशेष सूचना है आपके लिए कि उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस द्वारा हिंदी माध्यम में ये फुल लेंथ बैच भी चलाए जा रहे हैं। फुल लेंथ जो कोर्स है ना, वो उसका बैच भी ऑलरेडी चल रहा है। तो यदि ये आपको सेशन पसंद आया है तो आप फुल लेंथ कोर्स भी ज़रूर देखना चाहेंगे। अगर फुल लेंथ कोर्स जो कि ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में सूचना दूं तो फाउंडेशन कोर्सेज है हमारे सिविल, मैकेनिकल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांचेस के अंदर। इन तीनों ब्रांचेस में ही आपको क्या मिल रहे हैं, ये ऑनलाइन जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको पूरे वीडियो ऑडियो लेक्चर मिलते रहेंगे, ई नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट एंड क्विजेस, और जो अतिरिक्त जानकारी है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है। अब इसके साथ साथ यदि कोई ऑफलाइन सेंटर में भी आना चाहता है तो आपको जानकर खुशी होगी कि उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर भी जयपुर में उपलब्ध है, गुर्जर की थड़ी पर। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर संपर्क जरूर कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी अपने स्थैतिक अनिर्धारता के बारे में, और उसके साथ साथ यहाँ पर हिंदी माध्यम के जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके साथ, और हिंदी माध्यम कोर्स के आपको जानकारी अतिरिक्त नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगी। तो आज की कक्षा के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली बार। थैंक यू।